मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी और सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से वेलकम करता हूं। अभी तक हम 5 क्लास जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कर चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने बात की थी डिफरेंट प्रिंसिपल एंड पोस्टुलेट्स के बारे में और उन्हीं के बेसिस पर जो लॉज दिए गए थे उनके बारे में। आज हम उन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले पोस्टुलेट फर्स्ट या प्रिंसिपल फर्स्ट देखते हैं, फिर उसके बाद प्रिंसिपल सेकंड, देन प्रिंसिपल थर्ड एंड देन प्रिंसिपल फोर्थ। क्लियर? तो फर्स्ट जो है उसे बोल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। पोस्टुलेट फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। देखो इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, समझे ध्यान से। ईच ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर, कोई भी एक जेनेटिक कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स। इसीलिए इसका नेम भी क्या रखा गया है, पेयर्ड फैक्टर। ईच ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर क्या है? जिसे आजकल हम एलील बोल रहे हैं। नाउ कॉमनली कॉल्ड एलील और एलिलोमॉर्फिक पेयर। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं कैपिटल टी और स्मॉल टी, दीज आर एलिलोमॉर्फिक पेयर। ईच ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर, नाउ कॉमनली कॉल्ड एज एलील्स और एलिलोमॉर्फिक पेयर। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, ये पेयर की फॉर्म में कैपिटल टी ये क्या है, टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी क्या है, टॉल, ये भी पेयर की फॉर्म। स्मॉल टी ये क्या है, ड्वार्फ, ये भी क्या है, पेयर की फॉर्म। समझ पा रहे मेरी बात? ईच ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर, नाउ कॉमनली कॉल्ड एलील और एलिलोमॉर्फिक पेयर। If we analyze a monohybrid cross in the light of this possible postulate, इसका मतलब हमें इसे मोनोहाइब्रिड से यदि एक्सप्लेन करें तो हम क्या कहेंगे, कैपिटल टी क्रॉस करवा लिया स्मॉल टी से, क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या बन गए, पेरेंट, ये क्या बन गया, F1। अब इसी को इसी से क्रॉस करवाएं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमारे पास कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी ये कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। If we analyze a monohybrid cross, it means it can be explained with the help of monohybrid cross. In the light of this possible postulate in the true breed parents, हमने true breed parents ले लिए। 2 unit factors for the tallness and similarly 2 unit factor for the dwarfness। ये क्या है, tallness, और ये क्या है, dwarf। Thus 3 combinations are possible। वो 3 combination कौन कौन से हैं, either this one, और सभी के सभी आप देख रहे हैं यूनिट फैक्टर किस फॉर्म में है, पेयर की फॉर्म में। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर या पोस्टुलेट फर्स्ट। आगे चलकर किसी भी लॉज के अंदर ये कन्वर्ट नहीं होना। तो पोस्टुलेट सेकंड क्या है, पोस्टुलेट सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। वो भी देख लेते हैं। पोस्टुलेट सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। आगे चलकर इसका कन्वर्जन लॉ फर्स्ट में हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को भी समझे कि प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या है। बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑब्टेन इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन अभी आपने देखा
प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन किया, उसी का रिजल्ट देख लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये पेरेंट ट्रू ब्रीडिंग और ये F1 बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑब्टेन इन F1 जनरेशन। तो मैं कह सकता हूं ये F1 आ गए। Mendel was able to propose that when two dissimilar unit factor 1 and 2 both are dissimilar are present in a single individual, इसके अंदर प्रेजेंट है, only one is able to express and other is not। इन दोनों यूनिट फैक्टर में से एक्सप्रेस कौन सा करेगा? कैपिटल टी ये एक्सप्रेस और स्मॉल टी नॉट एक्सप्रेस। तो बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑब्टेन इन F1 जनरेशन, Mendel was able to propose that when two dissimilar means capital T small t unit factors are present in a single individual, only one is able to express। कौन सा एक्सप्रेस कर रहा है? कैपिटल टी वाला। कौन सा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है? स्मॉल टी वाला। The one that express itself is a dominant unit factor, it means this is dominant unit factor, and other one is and other which fail to express is the recessive unit factor. This one is recessive unit factor. These terms also used to denote a trait, और trait मैं कह सकता हूं कि ये क्या है? टॉल। ये क्या है? ड्वार्फ। ये क्या है? टॉल। मीन्स इनमें से ये एक्सप्रेस किया ही नहीं। और इन्हीं टर्मिनोलॉजी को हम किस में यूज करते हैं? ट्रेट में। दिस इज ए डोमिनेंट ट्रेट और दिस इज ए रिसेसिव ट्रेट। तो टॉल स्टेम is dominant over the recessive trait. We now call these unit factors, not unit factor, these unit factors genes। क्लियर है मेरी बात? तो इस पोस्टुलेट सेकंड को, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को, हमने मोनो हाइब्रिड के F1 के रिजल्ट के बेसिस पर एक्सप्लेन किया है। आगे चलकर ये प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या बन गया? लो फर्स्ट क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। और ये लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हम डिनोट कर सकते हैं। एक्सेप्शन लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये एक डोमिनेंट है, ये एक रिसेसिव है, और इनमें से एक्सप्रेस किसने किया? इसका एक एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस, या दूसरा एक्सेप्शन है को डोमिनेंस। मीन्स यहां पर टॉल ड्वार्फ से क्रॉस करके टॉल बना रहा है। और यदि मैं आपको कहूं कि ये रेड और व्हाइट क्रॉस करके पिंक बनाए, तो रेड डोमिनेंट है, व्हाइट रिसेसिव और पिंक बना रहा है, इट मीन्स नॉट द कंप्लीटली डोमिनेंट, इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस। तो मैं कह सकता हूं लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्या है? इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस या कोडोमिनेंस। और लॉ ऑफ डोमिनेंस कौन सा पोस्टुलेट है? पोस्टुलेट सेकंड या प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस सेकंड। पोस्टुलेट थर्ड क्या है? पोस्टुलेट थर्ड है
प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, और आगे चलकर उसका कन्वर्जन हुआ है लॉ सेकंड में, जिसे बोलते हैं लॉ सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्टुलेट थर्ड एंड लॉ बिकम सेकंड। Postulate third principle of segregation, और आगे चलकर बेटा जी यही कन्वर्ट हुआ है लॉ सेकंड में, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी किससे एक्सप्लेन किया जाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। ये भी देखते हैं। देखिए बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन या पोस्टुलेट थर्ड, जो आगे चलकर लॉ सेकंड या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कन्वर्ट हुआ। एक एक वर्ड समझे इसका। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, इसका मतलब कौन सी इवेंट की बात कर रहा है? गैमेट फॉर्मेशन की। The unit factor of a pair, unit factors of a pair, separate or segregate randomly. It means मैं ये कह सकता हूं, हमारे पास ये पेरेंट है कैपिटल टी, स्मॉल टी। जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये पेयर्ड फैक्टर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे या सेग्रीगेट हो जाएंगे। एक ही बात है, ये सेग्रीगेट हो, ये एक पेरेंट, ये दूसरा पेरेंट, और ये क्या हो गया? गैमेट फॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द यूनिट फैक्टर्स ऑफ ए पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट रैंडमली so that each gamete receive, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये each gamete receive one or the other unit factor, इनमें से कोई एक, ये या other unit factor with equal probability means इस गैमेट के फॉर्मेशन के चांस, यदि कैपिटल टी है तो इसके चांस भी उतने ही होंगे जितने इसके चांस। एक ही टाइप का गैमेट बनेगा तो चांस 100%, दो टाइप के बनेंगे तो 50-50% चांस, चार टाइप के बनेंगे तो 25% चांस। दिस एंश्योर द प्योरिटी ऑफ गैमेट, इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कॉमनली नोन एज प्योरिटी ऑफ गैमेट लॉ। प्योरिटी ऑफ गैमेट लॉ मीन्स जो भी गैमेट होगा वो सिंगल यूनिट फैक्टर ऑब्टेन कर रहा है, तो सिंगल जो चीज है वो तो प्योर ही होगी। या मैं कह सकता हूं कि जो गैमेट है वो कभी भी हाइब्रिड नहीं हो सकता। गैमेट नेवर बी हाइब्रिड, इसी को बोल सकते हैं गैमेट नेवर बी हाइब्रिड, क्योंकि सिंगल कोई भी गैमेट है उसके पास में एक सिंगल यूनिट फैक्टर होगा। व्हेन गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन पी जनरेशन, ये पी जनरेशन हो गई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? टॉल। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्वार्फ। तो यहां लिख दिया मैंने टॉल एंड ड्वार्फ। Each gamete from the parent will receive one but the same unit factor। देखो 1
ये और ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है, क्योंकि हमने ट्रू ब्रीडिंग लाइन ली है। ट्रू ब्रीडिंग लाइन लेंगे तो दोनों के दोनों सेम है। आइदर फॉर टॉलनेस और ड्वार्फनेस, या तो टॉलनेस के लिए फैक्टर है या ड्वार्फनेस के लिए फैक्टर। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन F1, इट मींस जैसे ही हम इसको क्रॉस कराएंगे, इसको और इसको क्रॉस कराएंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा? कैपिटल T स्मॉल t। इसी को क्या बोल रहे हैं? F1। Following fertilization of F1 plant will receive 1 unit factor for tallness and 1 for dwarfness। अब इसका गैमेट फॉर्मेशन करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? आइदर कैपिटल T, और तो ये टॉलनेस के लिए और ये ड्वार्फनेस के लिए। विद द फॉर्मर बीइंग डोमिनेंट, मीन्स इनमें से एक क्या है? डोमिनेंट, अनदर वन इज रिसेसिव। ऑल F1 प्लांट विल बी टॉल, और देखो इनमें से यूनिट फैक्टर ये भी है, यूनिट फैक्टर ये भी है, दोनों में से फॉर्मर वन इज डोमिनेंट, तो कैपिटल T का असर स्मॉल t पर आएगा। एंड ऑल F1 आर टॉल। व्हेन F1 टॉल प्लांट्स विल फॉर्म गैमेट्स, F1 फॉर्म गैमेट्स, फिर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन विल डिमांड दैट ईच गैमेट रैंडमली रिसीव्ड आइदर टॉल और ड्वार्फ यूनिट फैक्टर। इट मींस हर एक स्टेप पर आप देख रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई हो रहा है। ये पेरेंट है, जब ये गैमेट फॉर्मेशन करेगा तो यहां पर दोनों सिमिलर यूनिट फैक्टर मिले, यहां पर दोनों सिमिलर। जैसे F1 बना तो ये डिसिमिलर बना, डिसिमिलर में एक, टॉलनेस के लिए एक। तो जो गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन में यदि ट्रू ब्रीडिंग लाइन है तो सिमिलर, और यदि हाइब्रिड है तो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स फॉर्मेशन होंगे, और एक गैमेट के पास में केवल एक यूनिट फैक्टर होगा। इसीलिए मैं कह सकता हूं प्योरिटी ऑफ गैमेट लो, या गैमेट नेवर बी हाइब्रिड, गैमेट कभी हाइब्रिड नहीं हो सकता। इसी को बोलते हैं लॉ सेकंड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और प्रिंसिपल थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन या पोस्टुलेट थर्ड। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अभी तक जितने भी मैंने प्रिंसिपल और लॉज की बात की, उन सभी को मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन किया है। अब जो बात करेंगे पोस्टुलेट फोर्थ या प्रिंसिपल फोर्थ या लॉ थर्ड, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो नेक्स्ट है पोस्टुलेट फोर्थ। देखिए बेटा, इस पोस्टुलेट को प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और यही आगे चलकर लॉ थर्ड में कन्वर्ट हुआ। लॉ थर्ड से बोल रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment। This is based on dihybrid cross, dihybrid cross। अभी तक जितने भी मैंने लॉज और जितने भी प्रिंसिपल एक्सप्लेन किए, उनमें से केवल ये है जो मिनिमम डाइहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन किया जाएगा। क्लियर है मेरी बात? क्या कहता है देख, मेंडल एक्सटेंडेड हिज वर्क, इसका मतलब simplest cross conducted by Mendel was monohybrid cross। Mendel extended his work, it means वो dihybrid cross की तरफ बढ़े by conducting dihybrid or two factor crosses। Mendel extended his work by conducting dihybrid or two factors crosses। तो मैं कह सकता हूं इन विच द प्रेजेंट प्लांट डिफर इन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। और वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हमने ले लिया कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस कर रहा है स्मॉल आर स्मॉल आई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। क्या बोलेंगे इसको? राउंड
येलो, क्या बोलेंगे इसको, रिंकल्ड ग्रीन। इसने क्रॉस किया तो ये क्या है, पेरेंट्स F1 बनाएंगे, इससे गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल R कैपिटल Y, इससे गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल r स्मॉल, ये जो बना ये क्या बना, F1। Mendel extended his work by conducting dihybrid or two factors cross in which the present plant differ in two pair of contrasting trait। वन पेयर नहीं है यहां पर, टू पेयर, टू पेयर मीन टोटल 4, ट्रेट कितने हो गए टोटल 4। When F1 is self, तो सबसे पहले हमने क्या किया, पेरेंट का सिलेक्शन किया, F1 बनाया, F1 को सेल्फ क्रॉस करवा रहा है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, मींस ये डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा दिया, और डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट ये आया, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y 1, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y 2, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y 2, एंड इस तरीके से स्मॉल r स्मॉल y 1, जीनोटिपिक रेशियो की फॉर्म में आए। और यहां पर फिनोटिपिक देखें तो हमारे पास क्या मिला, 9 3 3 1। 9 क्या था, राउंड येलो, 3 क्या है, राउंड ग्रीन, 3 क्या है, रिंकल्ड येलो, और 1 क्या है, रिंकल्ड, मीन्स व्हेन F1 इज सेल्फ्ड, मीन्स F1 को F1 से क्रॉस करवा दिया, इसको F1 को F1 से क्रॉस करवाया, तो उसका रिजल्ट जो है वो हमने देखा फिनोटिपिक फॉर्म में ऐसा आया और जीनोटिपिक फॉर्म में ऐसा आया। Then Mendel postulate that segregation of one pair of unit factor, one pair of unit factor means capital R small r small r, will occur independently of the other pair of factor, means other pair capital Y small, and they will assort independently, means they are independent to each other, means यदि मैं ये कहूं कि राउंड और रिंकल इसकी जीन कौन से क्रोमोसोम पर है, 7, येलो और ग्रीन इसकी कौन से पर है, 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पर जो जीन थी, तो उनकी असोर्टमेंट भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट। तो मेंडल एक्सटेंडेड हिज वर्क बाय कंडक्टिंग डाइहाइब्रिड क्रॉस और 2 फैक्टर क्रॉस in which the present plant differ in the 2 contrasting pairs trait, means 2 different pair हो गए, round wrinkled 1 pair, yellow और green 2 pair। when F1 were self, F1 को F1 से क्रॉस करवाया, इसका मतलब F2 का रिजल्ट देखा, ये F2 का रिजल्ट। मेंडल पोस्टुलेट द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर, one pair of unit factor will occur independently of the other pair। मैं कह सकता हूं यहां पर राउंड के साथ येलो था, यहां पर रिंकल्ड के साथ ग्रीन था, तो मैं कह सकता हूं पेरेंट में राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन था। तो यहां पर राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस राउंड के साथ में येलो था, ये ग्रीन के साथ चला गया, तो राउंड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर। मैं कहूं रिंकल्ड के साथ ग्रीन था, तो रिंकल्ड इसके साथ इंडिपेंडेंट है, तो वो येलो के साथ चला गया। क्लियर है मेरी बात? और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का इसका भी एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन है लिंकेज। तो मैंने आपको बताया 3 डिफरेंट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन, को डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन जनरली नहीं मानते हैं, और लॉ थर्ड का एक्सेप्शन है लिंकेज। जहां पर लिंकेज की बात करूंगा, इसका मतलब
द जीन्स विच आर फिजिकली एसोसिएटेड ऑन सेम क्रोमोजोम, यहां पर तो डिफरेंट क्रोमोजोम पर है और सेम क्रोमोजोम पर होंगी तो दे आर लिंक्ड टू ईच अदर, और दो चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं तो उसे हम इंडिपेंडेंटली असोर्ट नहीं करवा सकते, इसलिए इसका एक्सेप्शन क्या बना, लिंकेज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप all the postulate or principle या all the laws are clear to you. नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, इसी के साथ मैं मैथमेटिकल अप्रोच इन बायोलॉजी अप्लाई करके देखें। उसका यूज कहां आएगा? क्या पता रैंडमली आपसे ये कह सकता है कि आपने ये डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, ये ट्राई हाइब्रिड कराया, एन हाइब्रिड क्रॉस कराया, तो उसमें एक जीनोटाइप कुछ तरीके का था, वो कितना बना होगा। तो इसके लिए हम मैथमेटिकल अप्रोच इन बायोलॉजी वो सीख रहे हैं। मैथमेटिकल अप्रोच इन बायोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल एक साइड में मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस बना देता हूं, यहां पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सिंपलेस्ट क्रॉस कंडक्टेड बाय मेंडल, पेरेंट F1 F2, पेरेंट कैपिटल T स्मॉल t मीन्स ये टॉल और ये F1 क्या बनेगा, कैपिटल T स्मॉल t, ये इसी से क्रॉस करेगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, F2 में कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, ये मिल रहा है। पेरेंट ये है, F1 ये भी सभी क्या है, टॉल, और F2 में टॉल डॉर्फ, ये बन रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं होमोजाइगस कंडीशन जो है यहां पर 1/4, हेट्रोजाइगस कंडीशन यहां पर 2/4 और यहां पर 1/, इस फॉर्म में ऑब्टेन हो। मेंडल ने कहा कि इस तरीके का रिजल्ट जो आया है इसको हम हर जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। ये तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, धीरे धीरे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम एन हाइब्रिड क्रॉस की तरफ यदि इंक्रीज करें तो हमारे पास में जो रिजल्ट आने चाहिए वो इस मैथमेटिकल अप्रोच से इजी वे से सोल्व हो जाने चाहिए। तो मैथमेटिकल अप्रोच में बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन था ax प्लस by का होल स्क्वायर। यहां पर ax प्लस by का होल स्क्वायर इसको एक्सप्लेन किया गया, दिस x इज डोमिनेंट, this y is recessive, this b is proportion of recessive, this a is proportion of डोमिनेंट। ये है मैथमेटिकल अप्रोच। इसको मैं ओपन करके लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं ax प्लस by स्क्वायर है, दो बार नोट कर सकते हैं ax, भाई इसका सिंपल मीनिंग यही तो है, ax प्लस by का होल स्क्वायर का ax प्लस by, ax प्लस मीन्स जो जैसा है उसको उसी से मल्टीप्लाई किया तब जाकर वो क्या बन गया, स्क्वायर। तो मैं ये कह सकता हूं इसी को कंपेयर करें
कि जो जैसा है उसी से, तो मैं कह सकता हूं जो जैसा है उसी से क्रॉस करे तो रिजल्ट ये आने चाहिए। भाई ए एक्स प्लस बी वाई जैसा था, ए एक्स प्लस बी वाई उसी से क्रॉस किया है, तो यहां पर क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो जैसा था उसी से क्रॉस किया तो वो रिजल्ट यहां पर भी आना चाहिए। तो हम इस क्रॉस के रिजल्ट यहां पर देखें, अब इस क्रॉस के रिजल्ट यहां पर अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं कह सकता हूं डोमिनेंट क्या है यहां पर, कैपिटल टी, रिसेसिव क्या है यहां पर, स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी में यदि गैमेट फॉर्मेशन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी दोनों की इक्वल होनी चाहिए, तो कैपिटल टी कितना बनेगा 50%, 50% प्रोपोर्शन हो गया, या मैं कह सकता हूं 50% इज इक्वल टू 1/2। यहां पर भी कितना होगा, 50% इज इक्वल टू 1/2। इस जगह पर मैं अप्लाई करके देख सकता हूं कि यहां पर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू ए एक्स प्लस बी वाई, यहां पर ए की वैल्यू पता लग गई हमें, एक्स की वैल्यू पता लग गई, बी की वैल्यू पता लग गई, और वाई की, वाई क्या है स्मॉल टी, बी क्या है 1/2, एक्स क्या है कैपिटल टी, ए क्या है 1/2। वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, ब्रैकेट ए मीन्स 1/2, एक्स मीन्स कैपिटल टी, प्लस 1/2 स्मॉल टी। यहां से लेकर यहां तक नोट कर दिया, इसी को डबल करना है तो हम ये इसी को डबल कर सकते हैं, 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2, समझ गए बेटा। इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 कैपिटल टी प्लस इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको इससे कर लेते हैं, कितना है 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको इससे कर लेते हैं, प्लस 1/4 स्मॉल टी। अब आपको पता है जब एडिशन करते हैं जो सिमिलर है उसको ऐड कर दिया जाता है, ये सिमिलर इससे किसी से नहीं है और ये भी सिमिलर किसी से नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है सिमिलर। तो हम क्या नोट करेंगे 1/4 कैपिटल टी प्लस 2/4 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4। ये मैथमेटिकल अप्रोच है बायोलॉजी के अंदर कि जो रिजल्ट हमारा यहां पर आया था वही रिजल्ट यहां पर आया। समझ पा रहे हो मेरी बात? इसका मतलब हम कैसा भी क्रॉस करें, कैसा भी क्रॉस अप्लाई करें, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इससे हमें यह पता लगा कि जब जब होमोजाइगस डोमिनेंट की बात की जाएगी तो उसमें 1/4 बनना चाहिए, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की बात की जाए तो 2/4 बनना चाहिए, होमोजाइगस रिसेसिव की बात की जाएगी तो 1/4 बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह पर मैं दूसरी वैल्यू रख के देख सकता हूं और फिर आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। मोनोहाइब्रिड की जगह मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया, देखिए बेटा इसका यूज कैसे है पहले ये समझे ध्यान से। आपसे ये कहा गया कि एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है जिसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई से क्रॉस करवाया, तो आप क्या बताएंगे कि यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बना होगा। फिर इसको क्रॉस करवाया कैपिटल आर स्मॉल आर, तो आपको पता है यहां पर कितने बनेंगे 60। ये क्या है राउंड येलो, नोट कर दिया ये राउंड येलो। यहां पर ये क्या है रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड, ये सभी क्या बनेंगे राउंड येलो। अब आपको ये तो पता लग गया कि यहां 16 बनेंगे,
अब आपसे रैंडमली वो एक क्वेश्चन करता है कि आप मुझे ये बताएं कि इन 16 में से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये कितने बनेंगे। तो अब क्या आप क्या करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाओ, F1 बनाओ, पेरेंट से F1 बनेगा, फिर F1 से पूरे 16 ये बनाओ। टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे। यहां पर हमें पता लगा ना कि हेट्रोजाइगस जब भी, इसका मतलब वो उसी से क्रॉस कर रहा है। देखो मैं कह रहा हूं ना, वो उसी से क्रॉस कर रहा है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी बननी चाहिए, 2/4। होमोजाइगस कितनी बननी चाहिए, 1/4। अब आप बताओ ये कैसी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस 2/4। ये कैसी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस 2/4। दोनों को क्रॉस कर दो, कितना आया 4/16। इसका मतलब आप चेक कर लेना डाई हाइब्रिड क्रॉस में इस तरीके के 16 में से 4 ही बनेंगे। क्या पता वो ऐसा पूछ सकता था कि आप मुझे ये बताएं कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने बनेंगे। तो ये तो पता है सबसे पहला ही बनता है। ये होमोजाइगस 1/4, ये भी होमोजाइगस 1/4, 1/4 इंटू 1/16। इसका मतलब 16 में से ऐसा एक ही बनेगा। नहीं सर दूसरा करके दिखाओ, स्मॉल आर स्मॉल वाई ये क्या है, होमोजाइगस 1/4। ये क्या है, होमोजाइगस 1/4। तो कितना बनेगा 16 में से ऐसा। मैंने कोई टेबल नहीं बनाई, फिर भी मुझे पता लग गया कि उन 16 में से ऐसा कितना बनेगा। दिस इज द मैथमेटिकल अप्रोच इन बायोलॉजी। तो आज बेटा जी मैंने बात की 4 प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर इन्हीं का कन्वर्जन किया 3 लॉज के अंदर। लॉ फर्स्ट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ सेकंड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ थर्ड, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ। फर्स्ट का एक्सेप्शन को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और पार्शियल डोमिनेंस, और थर्ड लॉ का एक्सेप्शन है लिंकेज। सेकंड का जनरली कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया मैथमेटिकल अप्रोच इन बायोलॉजी, किसी भी प्रकार के रिजल्ट में मींस जाइगोट कितने बने उनमें से आपसे डायरेक्टली ये पूछ लिया जाए कि ऐसे जाइगोटिक कॉम्बिनेशन में इस तरीके का जीनोटाइप का कितना बना, तो वहां पर मैथमेटिकल अप्रोच अप्लाई करें, इजी वे से आपको पता लग जाएगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? क्लियर है सभी को? अभी जो हमने मैथमेटिकल अप्रोच इन बायोलॉजी जो देखी, उसका हम यूज देखते हैं कि कितना भी बड़ा क्रॉस दे दिया जाए तो उसमें हम किस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे और किस तरीके से रिजल्ट तक हम पहुंचेंगे। पहला पॉइंट ध्यान से समझें, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी स्मॉल ई। इसकी फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करना। इफ पेरेंट्स आर, इट मींस इसके पेरेंट भी दिए हुए हैं, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, एंड अदर पेरेंट कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी एंड स्मॉल ई। तो ये और ये क्रॉस करे जब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें। आप बताएं यहां पर क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए। मैंने आपको बताया था जब वो उसी से क्रॉस करे, मैं कह सकता हूं ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे इसको, ax प्लस बी वाई और ax प्लस बी। जब वो उसी से क्रॉस करे
तो हम कह सकते हैं जब वो उसी से क्रॉस करे तो कितना बनेगा। क्या पूछा है, कैपिटल ए स्मॉल ए। एक एक लेकर सोल्व करते हैं हम, एक एक पॉइंट को सोल्व करेंगे तो इजी रहेगा। तो जब कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, वो उसी से क्रॉस करेगा तो हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी बनती है, 2/4। कैपिटल ए स्मॉल है कितना बनेगा, 2/4। अब इसको ले लेते हैं, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। जब स्मॉल बी दोनों ही क्या है, ट्रू ब्रीडिंग, तो स्मॉल बी और स्मॉल बी क्रॉस करेगा तो सभी की सभी क्या बनेंगे, तो मैं कह सकता हूं जितने भी बनेंगे 100% क्या बनेंगे, स्मॉल बी 100% का मतलब मैं कह सकता हूं 4/4, या इसको कैंसिल आउट करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 मीन्स परसेंटेज फॉर्म में 100 इंटू, जब ये इससे क्रॉस करे तो ये क्या है, कैपिटल सी, ये क्या है, स्मॉल सी। तो पूछा ये कितना बनेगा, जब ये इससे क्रॉस करेगा तो ये भी ट्रू ब्रीडिंग है, ये भी ट्रू ब्रीडिंग है। कैपिटल सी स्मॉल सी से क्रॉस करेगा तो सारे क्या बनेंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी। 4/4 ये इससे क्रॉस करे तो अब देखो ये क्या है, कैपिटल डी स्मॉल डी, ये क्या है, स्मॉल डी। तो करके देख लो, कैपिटल डी स्मॉल डी इंटू स्मॉल डी स्मॉल डी। अब आपको ये भी पता लग रहा होगा कि ये रियली में क्या है, हाइब्रिड। ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। इट मींस ये क्या हो गया, एक टेस्ट क्रॉस हो गया, और टेस्ट क्रॉस में ये इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल डी स्मॉल डी 50% ये बनेंगे, और ये क्या बनेगा, स्मॉल डी मीन्स 50% ऐसे और 50%। तो मैं ये कह सकता हूं जब ये इससे क्रॉस करेगा ये कितना बनेगा, 2/4, और जब ये इससे क्रॉस करेगा तो ये क्या है, हाइब्रिड, और ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये पूछा है तो ये भी कितना बनेगा, 2/4। जिस तरीके से मैंने इस एक को एक्सप्लेन किया, कैपिटल डी स्मॉल डी, उसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं कि भी कैपिटल ई स्मॉल ई से क्रॉस करे तो कैपिटल ई स्मॉल ई से क्रॉस करे तो क्या बनाएगा, कैपिटल ई स्मॉल ई। तो मैं कह सकता हूं 50% ये बनेगा और 50%, तो ये क्या, 2/4। इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं कि इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल सी स्मॉल सी से क्रॉस करेगा तो सभी के सभी क्या बनेंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी। इसीलिए हमने क्या लिख दिया, 4/4। इस तरीके से ये रिजल्ट आया हमारे पास। हमने क्रॉस नहीं कराया, हमें ये पता था यदि जो जैसा है उसी से क्रॉस करेगा तो हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या बनती है, 2/4। टेस्ट क्रॉस जैसा है तो 50-50% बनेंगे, और यदि ट्रू ब्रीडिंग लाइन है तो 100% वैसे ही बनेंगे जैसे पूछे गए। कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 ये कैंसिल आउट, ये 2 जा 4 कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो मैं कह सकता हूं 1/8 इंटू 100 परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। इससे डिवाइड करेंगे तो 4 जा 8 एंड 25 4 जा 100। 25 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12.5। करेक्ट आंसर क्या होगा, 12.5। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गया। इसी तरीके से और भी एक क्वेश्चन करके देखते हैं।
फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, यहां पर कुछ वैल्यूज मैं दे रहा हूं, उन सभी की फ्रीक्वेंसी आपको आइडेंटिफाई करनी। इफ पेरेंट्स आर कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, एंड स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, किसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी? फर्स्ट कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। सेकंड कौन सी जनरेशन में? F2 जनरेशन में फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, इन सभी की फाइंड आउट करनी फ्रीक्वेंसी। अब सबसे अच्छा तरीका तो ये कि पहले ये क्या है, पेरेंट्स, इन दोनों को क्रॉस करवाओ, F1 बनाओ। F1 बनेगा, पहले यहां से गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। यहां से क्या बनेगा? स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। दोनों कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। जैसे ये बना, क्रॉस करवा दो इसको, इसी से क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और जैसे ही क्रॉस करवाएंगे तो कौन सी जनरेशन आएगी? F2। तो यहां पर जो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे, पहले तो ये देख लेते हैं कितने बनेंगे। तो देखो ये गैमेट कितने बनाएगा? 2। ये गैमेट कितने बनाएगा? 2। ये कितने बनाएगा? 2। इट मींस ये टोटल गैमेट 2 into 2 into 2, टोटल टाइप्स ऑफ गैमेट 8। यहां पर 2 into 2 into 2, तो मैं कह सकता हूं टोटल टाइप्स ऑफ 8। तो ये गैमेट आ गया, ये भी गैमेट आ गया। गैमेट को गैमेट से, गैमेट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? या तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस पेरेंट को इस पेरेंट से क्रॉस कराओ, F1 बनाओ, F1 को F1 से क्रॉस कराओ, ये बनेगा। जो 64 बने उनमें से चूज करो, इतने कितने होंगे, ऐसे कितने होंगे, ऐसे कितने होंगे, और ऐसे कितने होंगे। या बेस्ट तरीका है, मैं ये कह सकता हूं, जैसे ही आपने F1 अप्लाई किया, क्योंकि यहां पर F2 की पूछा गया, जब ये पेरेंट इससे क्रॉस करेगा तो पहले F1 बनाएगा। F1 में क्या हो गया? ये और ये सिमिलर हो गए, वो उसी से क्रॉस कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं AX प्लस BY, और उसी से क्रॉस कर रहा है AX प्लस, अब आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए, वो उसी से क्रॉस करे तो होमोजाइगस कंडीशन कितनी बनती है? 1/4। होमोजाइगस कितनी बनेगी? 1/4। होमोजाइगस कितनी बनेगी? इनटू कर दो 1/64। इसका मतलब 64 में ऐसा एक ही बनेगा। पहले की फ्रीक्वेंसी तो आ गई, दूसरे की देख लेते हैं। दूसरे की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? देखो, दूसरे की है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है 2/4, ये हेट्रोजाइगस 2/4, ये हेट्रोजाइगस 2/4, 8/64। यहां पर ये होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस, तो मैं कह सकता हूं 1/4, 1/4, 1/4, 1/64। यहां पर 1/4, ये 2/4, ये 2/4, तो 1/4, 2/4, क्योंकि हेट्रोजाइगस क्या बनता है? 2, और होमोजाइगस कितना बनता है? कितना आया? 4/। सभी की फ्रीक्वेंसी हमने आइडेंटिफाई कर ली।
कहीं पर भी इस तरीके से दिखाई दे कि आपको उनकी फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करनी है तो वैल्यू की फॉर्म में भी पता लगे, और परसेंटेज फॉर्म में दी जाए तो इनटू 100 करके हम परसेंटेज फॉर्म भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया सभी को? कहने का मीनिंग क्या हुआ कि जब भी आपको किसी भी क्रॉस में कोई फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करनी हो और वो उसी से क्रॉस कर रहा हो तो होमोजाइगस 1/4, हेटेरोजाइगस 2/4 एंड होमोजाइगस 1/4 इस फॉर्म में ही बनेगा। डायरेक्टली पुट करो वैल्यू, आंसर निकालो। हमें किसी प्रकार का कोई भी पनेट स्क्वायर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है बेटा सभी को? क्लियर है सभी को? तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार मैं पूरी चीजों को समराइज कर दूं दोबारा से। सबसे पहले मैंने आपको बताया पोस्टुलेट्स ऑफ मेंडल फॉर पोस्टुलेट, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें 3 प्रिंसिपल मोनो हाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन किए, बट लास्ट जो प्रिंसिपल है उसे हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन करना पड़ा। क्लियर? इन्हीं 4 प्रिंसिपल को 3 लॉज में कन्वर्ट किया, लॉ फर्स्ट, लॉ सेकंड, लॉ थर्ड, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसका एक्सेप्शन बताया, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और पार्शियल डोमिनेंस। सेकंड का जनरली कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। थर्ड का एक्सेप्शन बताया, लिंकेज। और उसके बाद मैंने मैथमेटिकल अप्रोच इन बायोलॉजी, जो मेंडल के फेलियर का चांस है, उसके वर्क को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर पा रहे थे लोग, क्योंकि वो मैथमेटिकल अप्रोच बायोलॉजी के अंदर अप्लाई किया था। और मैथमेटिकल अप्रोच की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी आपने देखी। वो अपनी जगह सही था, लेकिन कंटेम्परेरी साइंटिस्ट जो है वो उसकी बात को नहीं समझ पा रहे थे। क्लियर है सभी को? तो बेटा जी आज के लिए इतना ही। सभी पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। टीम सीएलसी कंटिन्यूअसली आपके लिए मेहनत कर रही है और आप भी कंटिन्यूअसली मेहनत करें और रिजल्ट की तरफ आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास हम जो स्टार्ट करेंगे उसमें मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।